हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS बैकग्राउंड्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैकग्राउंड्स का यूज़ बहुत दफ़ा कर चुके हैं CSS में, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर्स हैं जिनके बारे में आज तक हमने बात नहीं की एंड उनको कवर आउट नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड उन्हीं फीचर्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उन फीचर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं एंड कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें बैकग्राउंड के लिए मिलते हैं CSS में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Let's have a look on my screen and let's begin. जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से एंड इसी फाइल को मैं ओपन कर चुका हूँ Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी एंड साथ ही साथ इसको मैंने ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने बेसिक जो सिंटैक्स है वो रख दिया है HTML का एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग भी ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने एक टाइटल असाइन कर दिया है बैकग्राउंड्स इन CSS। तो अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टाइल में आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं बॉडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ। बॉडी के ऊपर मैं क्या स्टाइल अप्लाई करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर दूँगा रेड। सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। नो मैटर इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो या जो भी हम ऐड करेंगे वो एलिमेंट हमेशा इसके ऊपर आने वाला है, क्योंकि अभी हमने जो कलर ऐड किया है वो बैकग्राउंड में जाएगा ना कि वो फ्रंट पे डिस्प्ले होगा। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये चीज़ आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं। बैकग्राउंड कलर आपको आइडिया होगा कि हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने भी कलर असाइन किया, आप इसका कलर कोड भी लिख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट कलर कोड्स हैं, जस्ट लाइक हेक्सा कलर कोड आप असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे RGB कलर कोड डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे RGBA कलर कोड डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसी कलर को हेक्सा कलर कोड के थ्रू लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, तो मुझे उसके लिए RGB की वैल्यूज़ डिफाइन करना होंगी हेक्सा कलर कोड में। एंड आपको आइडिया है कि हमारी जो हेक्सा कलर कोड है उसके अंदर जो हमारे पास 6 डिजिट का कोड आ जाता है एंड जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं वो रेड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, सेकेंड 2 वैल्यूज़ जो है वो ग्रीन को एंड थर्ड 2 वैल्यूज़ जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो जस्ट लाइक यू कैन सी मैंने यहाँ पे FF लिख दिया जो कि अभी हाई वैल्यू है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी रेड कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर मैं RGB में कोड दूंगा तो मैं यहाँ पे RGB लिखूंगा, देन मैं यहाँ पे 255 0 एंड 0 अप्लाई करूंगा एंड 255 चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है एंड वो हमने रेड की जो कलर की वैल्यू है वो लिखी है 255। तो यहाँ पे अगर मैं आके रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी के भी रेड कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके 255 कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन हो चुका है। एंड इसी तरीके से अगर यही 255 की वैल्यू मैं लास्ट में यहाँ पे लिख दूंगा तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे RGBA कलर कोड की बात कर लें, जिस लाइक आप यहाँ पे RGBA लिखते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ का बताया था कि RGBA कलर कोड में हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो अल्फा चैनल की आ जाती है। तो E स्टैंड्स फॉर अल्फा चैनल। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके इसकी 4th वैल्यू डिफाइन करूंगा जो कि इसकी ओपेसिटी के लिए यूज़ होगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 के दरमियान में वैल्यू लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है वो 0.5 कर दूंगा तो देन क्या होगा, यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी कि अभी यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा लो हो चुका है, यहाँ उसका जो आप कह लें कि थोड़ा सा फेड हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके 0.2 कर दूंगा तो इसकी ओपेसिटी जो है वो और कम हो जाएगी एंड जो कलर है वो और ज़्यादा मदम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये 100% जो है इसकी ओपेसिटी होगी एंड बिल्कुल प्रोमिनेंट जिस तरह से ये कलर था उस तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये तो था कि आप बैकग्राउंड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपने अगर गौर किया हो मैंने यहाँ पे यूज़ किया बैकग्राउंड का, आप इसकी बजाय यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो फिर भी इसमें कलर जो है वो अप्लाई होने वाला है। बेसिकली बैकग्राउंड क्या है फिर, तो बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, इमेज की URL भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इमेज के लिए हमारे पास एक अलग से प्रॉपर्टी अवेलेबल है बैकग्राउंड इमेज के नाम से एंड बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास एक अलग से प्रॉपर्टी अवेलेबल है बैकग्राउंड कलर के नाम से। तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए अब हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में, क्योंकि कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और जस्ट हमें वहाँ पे कलर का कोड या कलर का नाम ऐड करना होता है एंड सिंपली हम बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। बट बैकग्राउंड इमेज जो है इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना हमें लाजमी है और हमने ऑलरेडी उनको कवर आउट नहीं किया, तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड इमेज
एंड देन मैं यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करूंगा। सो यूआरएल के अंदर हम बेसिकली इमेज का पाथ सेट करते हैं कि हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे पड़ी है। तो बैकग्राउंड इमेज भी आपने ऑलरेडी ओपन की होगी ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस चीज़ का आपको ऑलरेडी अपने पास्ट ट्यूटोरियल्स जो थे उनमें बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल आज हम इनके बारे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे यूआरएल में लिखेंगे इमेज। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ तो हमारी जो फाइल है अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे पड़ी है, एंड सेम उसी लोकेशन में मैंने यहाँ पे दो बैकग्राउंड इमेजेस रखी हैं। फर्स्ट वाली जो बैकग्राउंड इमेज है उसका नाम है bg1.jpg। .jpg उसकी एक्सटेंशन है। इसी तरह से जो सेकंड इमेज है वो है bg2 के नाम से, एंड जो .jpg इसकी है वो एक्सटेंशन है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आके चूंकि सेम लोकेशन के अंदर हमारी इमेज पड़ी है इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश, या मैं सिंपली उसका नाम लिख सकता हूँ। डॉट स्लैश का मतलब भी यही होता है इसी लोकेशन में। इसी तरह अगर किसी फोल्डर के अंदर पड़ी होती है तो मैं यहाँ पे इमेजेस स्लैश लिख दूंगा, क्योंकि इमेजेस का फोल्डर बना होगा। अगर किसी और नाम से होगा फोल्डर तो वो मैं यहाँ पे फोल्डर का जो भी नाम होगा वो ऐड कर दूंगा। इसी तरह से अगर मुझे वन फोल्डर बैक जाना है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यहाँ पे दो डॉट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक डॉट लिखते हैं तो इट मीन्स के इसी लोकेशन में इमेज जो है वो आपकी पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ bg1 और आगे उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे लिख दूंगा .jpg। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। सो यू कैन सी कि अभी हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम ये भी देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड इमेज जो है उसका हम रिपीट किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड का साइज़ वगैरह हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज सो बैकग्राउंड साइज अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड साइज कवर। सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं चाहे हमारी जो इमेज है जो हमने बैकग्राउंड के लिए यूज़ की उसका साइज़ छोटा था इस स्क्रीन से, इसीलिए वो आपने देखा कि जब भी वो इमेज ख़त्म होती थी साथ ही दोबारा से वो इमेज रिपीट हो जाती थी। लेकिन जब भी मैंने इसका बैकग्राउंड साइज़ कवर लिखा तो अब वो रिपीट होना बंद हो चुकी है। एंड अभी भी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ सो यू कैन सी, या मैं इसको जूम इन करता हूँ तो हमारे पास जो इमेज है वो हमारी जितनी भी हमारी स्क्रीन साइज़ है उसको बेसिकली कवर कर रही है। एंड नो मैटर कि उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है, जो भी हम यहाँ पे इमेज लिखने वाले हैं जिस लाइक मैं bg2 भी करूँगा तो वो भी पूरी की पूरी इस स्क्रीन के अंदर फिट होगी। सो आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को फिट कर दिया। अभी के लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम एक और इसके हमारे पास वैल्यू मौजूद है इस प्रॉपर्टी की बैकग्राउंड साइज़ की, कंटेन, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं कंटेन लिखने वाला हूँ, रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी अभी यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है कि जितना इमेज का साइज़ है उतना यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो जो कंटेन की प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, उसके हमने थंबनेल्स ऐड करना होते हैं तो उसके लिए हम कंटेन का यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके फिक्स साइज़ डिफाइन करने वाला हूँ जिस लाइक पिक्सल्स में या परसेंटेज में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 पिक्सल्स। सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देन यू कैन सी कि 100 पिक्सल्स जो है वो इसका साइज़ डिफाइन हो चुका है। इसी तरह मैं इसकी जो हाइट है वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दोबारा से लिख देता हूँ स्पेस ऐड करके, तो ये बेसिकली हमने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी। एंड ये सेकंड नंबर पे जो पैरामीटर आ रहा है ये इसकी हाइट है। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बैकग्राउंड थी उसका यहाँ पे हमने साइज़ डिफाइन कर दिया है। सो साइज़ ये था, इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी 50% कर देता हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, बेसिकली इससे ये होगा कि 50% उसका साइज़ डिफाइन हो जाएगा। एंड नो मैटर कि मैं बैकग्राउंड मैं इसका जो साइज़ है स्क्रीन का हमारी क्या है, मैं अगर उसके साइज़ को कम करता हूँ उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिकली 50% पे उसको एडजस्ट करता रहेगा। पिक्सल्स में फिक्स था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो जब भी हम स्क्रीन का साइज़ चेंज कर रहे हैं साथ ही साथ उसका जो साइज़ है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली तरीका था परसेंटेज में इसका साइज़ डिफाइन करने का। और साथ ही साथ हम इसको हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 पिक्सल्स या 700 पिक्सल्स इसकी हाइट करने वाला हूँ, इसी तरीके से सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब आपने देखा कि मैंने इसको जो विड्थ है वो 50% कर दी, लेकिन जो हाइट है वो 700 पिक्सल्स कर दी। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका जो साइज़ है वो 700 पिक्सल्स हो चुका है और इसकी जो विड्थ है वो बेसिकली 50% हो चुकी है। तो इस हिसाब से आप इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट के नाम से। तो मैं पहली चीज़ की इसको कमेंट कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आके लिखूंगा
सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी हमें इस तरह से ये इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो बैकग्राउंड 1 है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे हमें वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है क्योंकि इस इमेज का साइज़ छोटा है तो यहाँ पे ये दोबारा से इमेज को रिपीट कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रिपीट ना करे, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड रिपीट है उसको कर देना है नो रिपीट। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी जो हमारी बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिपीट इसका ख़त्म हो चुका है। और अगर अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो एरिया इसका खाली है, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है वो क्या रखना है, आपको यहाँ पे कंटेन रखना है, या आप इसको 100% पे भी सेट कर सकते हैं। सॉरी, आपको यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो कवर करना होगा क्योंकि कंटेन में वो जितना इमेज का एक्चुअल साइज़ होता है उतना ही साइज़ वहाँ पे बैकग्राउंड का डिफाइन कर देता है। तो जैसे ही मैंने कवर किया, अब आप देख सकते हैं कि उसने पूरी की पूरी स्क्रीन साइज़ को कवर कर लिया। सो अभी के लिए बैकग्राउंड रिपीट में जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा नो रिपीट, तो आप देख सकते हैं कि नो रिपीट जो है वो अप्लाई हो चुका है एंड दोबारा से हमारी जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो रही। सो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि दो बैकग्राउंड्स हैं अभी मेरे पास, जिस लाइक आपने देखा BG1 और BG2, तो मैं दोनों बैकग्राउंड्स एक ही साथ लगाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो URL है यहाँ पे मैं कोमा ऐड करूँगा एंड एक और URL डिफाइन कर दूँ, जिस लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ./bg2.jpg। सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अभी मैं यहाँ से नो रिपीट को ख़त्म कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड 1 है सिर्फ और सिर्फ वही डिस्प्ले हो रही है, जबकि हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोमे के अंदर बैकग्राउंड 2 भी लिखा था, लेकिन चूंकि वो रिपीट कर रही है और जो बैकग्राउंड 2 है वो इसके पीछे छुप रही है। तो अब हमें क्या करना है, या तो फिर पहली वाली बैकग्राउंड का साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, या तो फिर चूंकि यहाँ पे ये रिपीट हो रही है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अब ऑन करने वाला हूँ बैकग्राउंड रिपीट, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस के ऊपर रिपीट वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो चुकी है एंड दोनों इमेजेस जो है वो बैकग्राउंड नो रिपीट अप्लाई कर चुकी हैं। इसी तरह अगर मुझे दूसरी के ऊपर भी अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नो रिपीट, वो भी अब रिपीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बैकग्राउंड जो है वो रिपीट करे, सेकंड वाली जो है वो रिपीट ना करे, तो आप यहाँ पे नो रिपीट एक पे आप अप्लाई कर सकते हैं कोमा डाल के, और सेकंड पे आप लिख सकते हैं रिपीट। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, तो फिर क्या होने वाला है, यू कैन सी कि जो नीचे वाला जो बैकग्राउंड है हमारे पास अब की बार वो रिपीट हो रहा है, जबकि ऊपर वाला बैकग्राउंड उधर का उधर ही है। तो अब हम यहाँ पे नो रिपीट दोनों के ऊपर ही अप्लाई करने वाले हैं। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका साइज़ डिफाइन करने वाला हूँ। तो पहले तो हम साइज़ डिफाइन करते थे कवर, अगर हम कवर करते हैं तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा एंड जो पहली इमेज है वो दूसरी को ओवरराइड कर लेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फिक्स साइज़ डिफाइन करने वाला हूँ, जस्ट लाइक 100 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाए और 100 पिक्सल इसकी जो हाइट है वो हो जाए। सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी जो हमारे पास दोनों बैकग्राउंड्स हैं दोनों की हाइट एंड विड्थ सेम हो चुकी है। इसीलिए जो सेकंड वाली बैकग्राउंड है वो चूँकि पहली वाली बैकग्राउंड के पीछे छुप रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो सेकंड वाली बैकग्राउंड है उसका साइज़ मैं 200 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल्स विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ एंड 200 पिक्सल्स की जो हाइट है वो डिफाइन कर रहा हूँ। सेव करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली इमेज है वो ऊपर शो हो रही है और उसका जो विड्थ एंड हाइट है वो 100 पिक्सल्स है, लेकिन जो नीचे वाली बैकग्राउंड थी, जो सेकंड वाली बैकग्राउंड थी, उसकी अगर आप विड्थ एंड हाइट की बात करें तो वो यहाँ पे हमने 200 पिक्सल्स डिफाइन की थी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक और तीसरी इमेज ऐड करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ पे फिर से URL लिख दूंगा। चौथी इमेज ऐड करना चाहता हूँ उसके लिए भी मैं यहाँ पे URL लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जितनी भी चाहता हूँ इमेजेस उनकी मैं यहाँ पे URLs डिफाइन कर सकता हूँ, उनका मैं यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर सकता हूँ। जस्ट हमें कोमा ऐड करना है एंड हम उनका साइज़ भी डिफाइन कर पाएंगे, उनका हम बैकग्राउंड रिपीट भी और हर चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसका मैंने साइज़ अगेन 100 पिक्सल कर देता हूँ। इससे क्या होने वाला है कि दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड करेंगी। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ एंड हम इन दोनों को अभी ऑफ कर देते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन हम पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर लेफ्ट या राइट, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, सो यू कैन सी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट भी ऑन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी बैकग्राउंड जो है वो रिपीट भी नहीं हो रही और वो सेंटर में भी आ चुकी हैं। अगर मैं इनको चाहता हूँ राइट में लेके जाना तो मैं सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन में राइट टिक दूंगा एंड यू कैन सी कि ये राइट में अटैच हो चुकी हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको
लेफ्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी कि ये भी लेफ्ट में प्लेस हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली तरीका था पोजीशन डिफाइन करने का। अब हम इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस से ये 100 पिक्सल हो जाए एंड जो वाई एक्सिस है वहाँ से ये 30 पिक्सल हो जाए। सो लेट्स सी, सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स एक्सिस से तो ये 100 पिक्सल मूव कर चुकी है, जबकि ऊपर से नीचे ये 30 पिक्सल्स तक मूव कर चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड की जो पोजीशंस हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब यहाँ से जो नो रिपीट हमने लिखा था इसको ख़त्म कर रहा हूँ एंड ऊपर वाली जो हमने प्रॉपर्टीज़ को कमेंट आउट किया था उनको अगेन से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हमने इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम कर दिया था। सेम करने के बाद जब हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही थी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आधे पेज के ऊपर एक इमेज आए और दूसरे पेज के ऊपर दूसरी जो आधी साइड है उसके ऊपर दूसरी इमेज आनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ करने वाला हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो विड्थ है एक बैकग्राउंड की वो है 100 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि एक्स एक्सिस से आपने इसको 100 पिक्सल्स मूव करना है एंड वाई एक्सिस से आपने इसको 0 करना है। एंड जो सेकंड वाली है, बल्कि हम इसको उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 0 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स जो फर्स्ट वाली इमेज है एंड सेकंड वाली इमेज में लिख देता हूँ 0 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि जो सेकंड वाली इमेज है वो एक्स एक्सिस से 100 हो जाएगी एंड वाई एक्सिस से 0 पिक्सल्स पे मूव कर जाएगी। इसको अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, कि यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हो रही है एंड बिल्कुल उसके बाद हमारी जो सेकंड बैकग्राउंड इमेज है वो स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया। अब मैं पूरे पेज पे चाह रहा था तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनका जो बैकग्राउंड साइज है वो कर दूँ 50% एंड इसका जो हमारे पास हाइट आ रही है वो मैं 700 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसको मैं 50% कर दूंगा एंड देन यहाँ पे आके 700 पिक्सल्स कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब चूँकि इसका साइज़ 50% है तो इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है जाहिर सी बात है ये भी 50% ही होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% सेव, बल्कि इसकी तो 0 पिक्सल ही रहेगी, इसकी जो है वो हम यहाँ पे 50% डिफाइन कर देंगे। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दिया, 100% मैंने यहाँ पे असाइन किया, देन यू कैन सी कि ये यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। और अभी हमारे पास एक बैकग्राउंड जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है एंड एक बैकग्राउंड जो है वो राइट साइड पे आ रही है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो मैं क्या करूँगा कि अभी जो हमने यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह का यूज़ किया, इस सब को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट एक ही इमेज रखने वाला हूँ जो कि है bg1.jpg। सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि इस तरीके से हमें ये डिस्प्ले हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड पोजीशन राइट, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी के भी ये राइट साइड पे मूव हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ये पैराग्राफ्स को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बहुत ही दफ़ा इनको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि जब भी हमारे पास पैराग्राफ मूव कर रहा है तो साथ ही साथ ये इमेज भी मूव कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक जगह फिक्स हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा फिक्स्ड। जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स लिखूँगा, सेव करूँगा, अब मैं पेज जितना मर्जी मूव कर लूँ, हमारी जो इमेज है वो एक ही जगह पे रहने वाली है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये मूव नहीं कर रही। इसी तरह अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो स्क्रॉल होती है, अगर मैं इसको स्क्रॉल ऐड कर दूंगा तो अब ये साथ ही साथ पेज के स्क्रॉल करेगी। सो बेसिकली ये तरीका था बैकग्राउंड्स को यूज़ करने का एंड ये प्रॉपर्टीज़ थी जो आज हमने डिस्कस की, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।